पेज नंबर 111। ये अपन पढ़ रहे थे कि भारतीय और पाश्चात्य अवधारणा क्या है जीवन के विषय में। पश्चिम की हमने पढ़ी, उसकी ये कमेंट्री चल रही है कि पश्चिम की धारणा क्या है जीवन को लेके, और उसके मूल के अंदर ऐसी क्या बात है जो सारी और संस्कृतियों को भी इतना अभिभूत किए हुए है। पहले तो उसके रहस्य को समझें। भारतीय संस्कृति उससे कहीं गहरे स्तर के ऊपर, तो पाश्चात्य ही यदि हम नहीं समझ पाए तो भारतीय तो उससे कहीं बहुत ज्यादा गहरे स्तरों के ऊपर डील करती है। इसीलिए आप ये देखिए चर्चा कितनी है पर एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते। वो तो अभी मेस्मराइज्ड है पाश्चात्य संस्कृति से। तो भारतीय की बात भले ही कर लो, ये तो पश्चिम की ही वैल्यूज हमको मूल्य हैं, उनके जीवन मूल्य क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। भारत का तो बहुत ज्यादा गहरा है। तो अभी ये कमेंट्री चल रही है, ये 111 लास्ट की जो 2 लाइनें हैं यहां से शुरू कर देते हैं। एक बहिर्मुखी दृष्टिकोण के लिए स्वाभाविक ही है कि उसमें हमारी भौतिक सत्ता और उसके प्राणिक जीवन को ही प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से सारा प्रयास व्यक्ति और समाज के इंद्रिय संवेदनों की अधिकाधिक कुशल तृप्ति की व्यवस्था पर केंद्रित है। सारा प्रयास इसी चीज के ऊपर है। ऐसे में इस तृप्ति के लिए व्यक्तिगत अहम की स्वतंत्र शक्ति और एक विशालतर इकाई के रूप में सामूहिक अहम की संगठित इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अलग अलग तंत्र शासन के, जिसमें इंडिविजुअल पे किसी पे जोर रहा, किसी में समूह पे जोर रहा, किसी के अंदर बीच में तालमेल रहा, ये हमने पिछली बार भी बात करी थी। अपने अतिरंजित रूप में ये व्यक्तिगत और सामूहिक अहम की शक्तियां परस्पर संघर्षरत भी हुई हैं। इनमें से एक का मत है कि व्यक्ति को अपनी अहमात्मक परिपूर्णता की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक ये कह रहा है इंडिविजुअल को पूरा राइट है फ्रीडम का। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय देह है, उसमें व्यक्ति तो केवल एक कोशिका है, एक सेल है, एक इकाई है, उसको देश के लिए मर मिटना चाहिए। तो ये अलग अलग इसमें रही। कुछ ये कह रहे हैं कि इकाई भी तब ठीक रह सकती है जब पूरी संपूर्ण देह ठीक होगी, उसके बिना ये भी ठीक नहीं हो सकती। तो अलग अलग तरीके के मत हैं ये इस संबंध में कि भाई किस तरीके से हमको इंडिविजुअल को स्वतंत्रता है या कलेक्टिविटी को स्वतंत्रता है, या दोनों की एक लाइन ड्रॉ कर दी गई कि इसके अंदर इतनी तो इंडिविजुअल को है, इतनी कलेक्टिविटी को है, या दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धताएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल की कलेक्टिविटी के प्रति ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिविटी की इंडिविजुअल के प्रति ये है। दोनों की आपस के अंदर ये है। इनमें से एक का मत ये हो गया, जबकि व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। अतः ऐसे मत में राष्ट्र का कार्य होना चाहिए व्यापक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी तुष्टि के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करना। दूसरा मत है कि सामूहिक अहम की शक्ति ही सर्वोपरि है। व्यक्ति का कर्तव्य और उसकी उपयोगिता उस सामूहिक इकाई का एक निष्ठावान यंत्र या राष्ट्रीय देह की एक कोशिका बनने में है। इतिहास में हम इन्हीं मतों से प्रभावित पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद,
जैसे अनेकानेक वाद पाते हैं, जिन्होंने समय समय पर भारी उत्पात मचाया है, क्योंकि अपने आप में ये सभी आंशिक मत हैं, जिनके आधार पर कभी कोई सच्ची व्यवस्था नहीं की जा सकती। सच्ची व्यवस्था तो सत्ता की गहराइयों में जाने पर ही संभव है। जीवन की अवधारणा के क्रियान्वयन में एक और भी चीज है जो हमें देखने को मिलती है। वह है मानव प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य बोध, बोधग्राहिता, बौद्धिक प्रकाश आदि अनेकानेक शक्तियां, जिनकी कुछ कुछ भिन्नता अथवा विशिष्टता किसी राष्ट्र को उसका भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। बोधग्राहिता, ये क्वेश्चन जनरली आप देखेंगे हम पूछते नहीं है बोधग्राहिता का, कि जगत है क्या, ये प्रश्न नहीं करते। बोध ले रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं ये प्रश्न भी नहीं करते। हम जगत का बोध किस तरीके से ले रहे हैं, महाश्री अरविंद का नाम ले रहे हैं, वो एक बात है, पर एक्चुअल में जीवन को ड्राइव कौन कर रहा है, ये प्रश्न हम करते नहीं कि इन चीजों को, कोई भी चीजें जो जीवन की है उनको किस स्थान पे रखना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए। सौंदर्य बोध, कुछ संस्कृतियों ने इसको सर्वोपरि रखा, जैसे ग्रीस, उस तरीके से उन्होंने शासन तंत्र, अपनी शिक्षा पद्धति, अपना न्याय तंत्र, अपना सारा धर्म है उसको इसके तरीके से किया। किसी ने बौद्धिक प्रकाश के तरीके से किया। किन संस्कृतियों में, किन देशों में अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन है, वो उसको विशिष्टता प्रदान कर देता है। हर देश का अपनी सांस्कृतिक तरीका है, उसका सोच का, समझ का, थोड़ी थोड़ी जो भिन्नता है, वो उस राष्ट्र को उसका भिन्न व्यक्तित्व प्रदान कर देता है। ये एक विशिष्टता है इसकी। इसके अंदर आप ये कहेंगे कि ये वाले देश के लोग विशिष्ट, थोड़े से इनमें ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इसमें जाओगे तो इसमें ये है। यहाँ आप ये देखिए कि कुछ कुछ किलोमीटर के ऊपर भी संस्कृति चेंज हो जाती है, भाषा चेंज हो जाती है, थोड़ा थोड़ा सोच में और में, कितना कितना। तो ये जो सौंदर्य बोध, बोधग्राहिता, बौद्धिक प्रकाश, ये सारा अंतर कर देता है। आप में भी कौन सी चीज अंतर करती है, हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो सिंसियरली आप में से अप्लाई करता है वो ही देखता कितना फर्क आ रहा है जीवन के अंदर। डीलिंग्स हो सकता है आपकी व्यापार की वही वाली हो, पर उसको कहाँ से ओरिजिनेट हुई उसमें फर्क पड़ जाएगा। काम आप वही कर रहे होंगे, उसके ओरिजिनेशन के अंदर फर्क पड़ जाएगा। धीरे 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 आप ये पाते हो कि कुछ वर्षों में आपका फंडामेंटल फर्क पड़ गया, दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यूं तो कोई पता ही नहीं चलता दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये विशिष्टता कौन प्रदान करता है? हर राष्ट्र की अपनी एक विशिष्टता है। यही कारण है कि जीवन के प्रति मूलतः समान ही अवधारणा होने पर भी यूरोपीय राष्ट्रों में भी प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। उसकी विशिष्ट पहचान है, चाहे सारे हैं भौतिकवादी ही, और उनकी सांस्कृतिक, आप ये कहेंगे इसकी, इंग्लैंड की ये पर्टिकुलर है, इसके अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी भी अलग अलग है। इसमें ये वाले में थोड़ी सी विशेषता ये वालों में मिलेगी, इस वाले में ये विशेषता मिलेगी। इसमें ये जो देश है कला के प्रति थोड़ा सा ज्यादा ओपन है। अपने यहाँ भी जातियों के अंदर आप ये देखेंगे, शौर्य वाली जातियों के अंदर भाई ये इसमें से ज्यादा निकल के आएंगे। आपके अंदर ये क्षेत्र हैं, इन्होंने ज्यादा दिए हैं इस चीज के अंदर। व्यापार के अंदर ये वाला क्षेत्र इसने ज्यादा प्रदान किए हैं। जिसके अंदर थिंकिंग के अंदर आप ये देखो, बंगाल के अंदर आपके भक्त हैं और हैं, थिंकिंग के कैसे कैसे लोग बंगाल ने दिए हैं। आप अगर इस राजस्थानी एरिया की बात करो, इसमें किस तरीके के हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग उसकी पहचान है, अलग अलग चीजें हैं, चाहे सूक्ष्म मात्रा में ही क्यों न हो, तो भी उन सभी का चारित्रिक, वैचारिक, आत्मपरक वैशिष्ट्य होता है। आत्मपरक मतलब सब्जेक्टिव। उनकी विशिष्टता है हर व्यक्ति की, हर समाज की, हर देश की, सबकी अपनी अपनी विशिष्टता है, जो उनके कार्य व्यवहार, कला, साहित्य, संगीत आदि में झलकता है। भारत में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का संगीत अलग तरीके का है, साउथ का अलग तरीके का है, अलग अलग प्रांत का संगीत। हालांकि ये भारत की बात नहीं हो रही, ये तो यूरोपीय देशों की बात है कि कैसे कॉमन उनका सारों का भौतिकवादी ही दृष्टिकोण है, फिर भी कुछ चीजें आके उनमें थोड़ा 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 अंतर करती है, जो उनको उस देश को विशेष पहचान देती है, और उनके नागरिकों को, जो उसके वासी हैं, उनको थोड़ा गर्व प्रदान करती है। मेरा देश, मेरी ये वाली विशेषता है।
हमारी संस्कृति इस तरीके की, हमारा साहित्य थोड़ा इस तरीके का, हमारा चिंतन इस तरीके का है। इसी सामूहिक अहम से प्रभावित होकर व्यक्ति राष्ट्रों के समुदाय में अपने ही राष्ट्र और उसके विशिष्ट लक्षणों के प्रति श्रेष्ठता का और गर्व का भाव रखता। मेरा देश ये, चाहे यूरोपीय हो सारे के सारे। वैसे ही भारत के अंदर भी अलग अलग प्रांत के, अरे राजस्थानी हम, हमारा कुछ देखो इसमें विशेषता हमारी। दूसरा कहता है मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ। ठीक है, भारतीय हैं सारे के सारे, पर इसकी एक अपनी विशेषता है, साउथ की अपनी विशेषता है। इसलिए भारत के अंदर तो इतनी इतनी असंख्यों जातियां, असंख्यों चिंतन की धाराएं, योग की पद्धतियां कितनी 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 फल फूल रही थी कि यहाँ इस संस्कृति ने आक्रमण को स्वीकार कर लिया, बजाय कोई एक छत्र राज्य स्वीकार करे। उसने कहा ये तो इतनी मल्टीट्यूड यहाँ फल फूल रहा है, अगर एक छत्र राज कर दिया तो ये तो जीवित एक देह है, ये तो मारी जाएगी। यहाँ तो सांस्कृतिक एकता भले ही हो सकती है और दूसरी एकता यहाँ नहीं हो सकती। इसलिए ऋषियों ने आक्रमण स्वीकार कर लिया। तो श्री अरविंद इसी में एक जगह कहेंगे कि भारत अपने निर्णय के कारण आज भी भारत है, और जिन्होंने अपनी सामरिक शक्ति के ऊपर विश्वास किया, जिनकी जो जो सेनाएं हैं बड़ी प्रबल थी, खूब उनमें प्रबल था, आज उनके अवशेष तक भी नहीं है, वो संस्कृतियां देखने को भी नहीं है। तो इसलिए भारत ने जो निर्णय लिया उसको उसके परिणाम से उसका आकलन करना चाहिए। तो श्री अरविंद, और खाली श्री अरविंद करते हैं ये बात कि भारत आज भी भारत है और फिर से विजयशाली होकर पूरे विश्व के ऊपर अपनी छाप लगा रहा है। हम कह सकते हैं कि यह भाव एक राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है, और इसी राष्ट्रीयता की भावना ने इतिहास में राष्ट्रों के विकास क्रम में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में भारत के समक्ष पहली आवश्यकता है कि वह एक सशक्त राष्ट्रवाद की ओर गति करे, क्योंकि केवल तभी वास्तव में वह अपने भगवत प्रदत्त कार्य की ओर गति कर सकेगा। तो श्री अरविंद कह रहे हैं अब यह समय आ गया, भारत को एक सशक्त राष्ट्रवाद उत्पन्न करना होगा, राष्ट्रवाद की ओर। पर राष्ट्रवाद की परिभाषा अब श्री अरविंद ने जो कही है, राष्ट्रवाद मतलब क्या, और ये उदय होके और दूसरे राष्ट्रों को कुचलने के लिए नहीं होगा। भारत यदि नहीं रह पाया, विश्व नहीं रह पाएगा। भारत अगर नहीं उठा तो विश्व के पास जीवनदायिनी और कोई चीज ही नहीं है, सांस तो उसको मिलेगा ही यहीं से। ये तो हम पहले शुरू के पहले 2 पेज, एक आध पेजों में भी पढ़ के आए हैं कि भारत ही है वो मनुष्य जाति की गहनतर व्याधियों में उसका चिकित्सक रहा है। जो डीपर मेलेडीज हैं, आपकी प्रोफाउंडर मेलेडीज हैं, मानव आत्मा की गहनतर व्याधियां हैं, उसका चिकित्सक भारत रहा है। हालांकि भारत का राष्ट्रवाद, जैसा कि श्री अरविंद हमें बतलाते हैं, अन्य राष्ट्रों की तरह कोई संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं होगा, अपितु सनातन धर्म के भाव से भावित राष्ट्रवाद होगा, जो सच्चे रूप में हमारी मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि भारत कोई अपने लिए कि हमारी भौगोलिक कोई ये इकाई है इसी के लिए, कोई एक विचार के लिए, कोई एक जाति के लिए, इसके लिए नहीं जीता, वो तो अंतरात्मा के लिए जीता है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं इसको वैभवशाली होके ऊपर उठना है। 5 ड्रीम्स के अंदर देखो श्री अरविंद के क्या ड्रीम्स हैं। वो कह रहे मानव एकता ऐसे नहीं आ सकती, इसका सूत्रपात और उसके जो जो क्या आधार होंगे वो तो इसी को देने पड़ेंगे, और श्री अरविंद ने सारे प्रदान किए हैं। अब उनमें से कुछ चीजें श्री अरविंद ने अपने जीवन काल में उनको संसिद्ध करी, कुछ है वो अब कैसे किस तरीके से संसिद्ध होंगी, हम ये श्रद्धा रखते हैं कि वो स्वयं ही उसमें कार्यरत हैं। हमारे लिए ये करने का है कि उन सूत्रों को स्वयं समझें और फिर बाद में उसकी दिशा के अंदर, उसके मैनिफेस्टेशन में, उसको यहाँ ला के एक्चुएट करने में, उस दिशा में जितना संभव हो उतना कार्य किया जाए। वर्तमान समय में जिस प्रधान स्वर से यूरोप चालित है वह घोर उपयोगितावाद, घोर उपयोगितावाद, और इसमें यूरोप नहीं, भारत उससे 2 कदम आगे है, कोई कमजोर नहीं है इसमें। क्योंकि माँ जब ये कह रही थी कि मैंने ये देखा कि मनुष्य जाति पिछले 100 वर्षों से, तो माँ को कहे ही उन बातों को अब कितना लंबा समय हो गया कि मनुष्य जाति एक बहुत बड़े रोग से पीड़ित नजर आती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी इस रोग के संक्रमण से प्रभावित प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। और वो है यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, कि कोई चीज उपयोगी है, और उपयोगिता किस चीज की, इससे धन कितना आ जाएगा, पैसा कितना मिलेगा इस चीज से, ये वाली शिक्षा कर रहे हो तो इससे क्या प्राप्त होगा आपको,
और प्राप्ति का मतलब, प्राप्ति के मानक बड़े क्लियर हैं, सक्सीड किसमें करना है अपने को। तो सुंदर चीज है, भव्य चीज है, डीपर चीज है, अंतरात्मा की चीज है। माँ कह रही है पिछले 100 वर्षों में ये तो एकदम सारी मनुष्य जाति को ये रोग निगलता हुआ प्रतीत होता है। और अब तो ऐसे प्रतीत होता है कि जो इस ज्ञान का केंद्र है उसको भी निगलने का प्रयास चल रहा है। जहां से इस वाणी का उदय हुआ उस केंद्र में भी प्रतीत होता है। तो ये लगता है कि इसको कैसे हम इसको जीवित रख पाएंगे, मां श्री अरविंद की बात को। हम अपने व्यक्तिगत जीवनों के अंदर अपने को केंद्रित किए हुए हैं, जबकि उनका मूल उद्देश्य है, यदि उसके ऊपर ही आघात हो रहा है तो हमारा व्यक्तिगत तो कोई कोई और दूसरा काम हो ही नहीं सकता। तो उपयोगितावाद जिसने मनुष्य को अधिकाधिक स्व केंद्रित बना दिया है, जिसके परिणाम हम व्यक्ति और समाज के जीवन में स्पष्ट ही देखते हैं। जहां एक और इस उपयोगितावाद के कारण सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट आई है, वहीं समाज में एकाकीपन, रिक्तता, निराशा, असंतोष, अनिश्चितता, अविश्वास आदि मानसिक और मनोवैज्ञानिक व्याधियां बढ़ी हैं। ये सब जगह आप देख सकते हो, जिसमें लोनलीनेस, किसी के पास पैसा भले ही हो सकता है, बात करने के लिए व्यक्ति नहीं है पास में, किसी के साथ आप सच्ची कोई चीज शेयर कर सको वो नहीं है, न परिवार का कोई सिस्टम ऐसा सच रहा, न बाहरी कोई वातावरण रहा। रिक्तता, आपके पास बाहरी सारी चीजें हैं पर फिर भी आप कह रहे रिक्त है। तब आप कहते हो जीवन में जो मैं जिस जिस चीज के लिए चला था, ये सक्सेस होगी वो होगी, आज वो मेरे पास हैं। अच्छे भले जो लोग हैं उनके आप वीडियोस देखते होंगे, जो मल्टी मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो आके कह रहे हैं मेरे बेटे ने मेरे को बाहर निकाल दिया, अरे तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। रिक्तता, एकाकीपन, रिक्तता, निराशा, असंतोष, ये किया जीवन में। भाई जिनके पास नहीं है ये सारे साधन, वो तो अभी इस दौड़ में है। जिनके पास हो गए और थोड़ी बहुत ये समझ आ गई कि इससे तो अपन जो सोच रहे थे वो तो प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि इस डायमेंशन में प्राप्त हो सकता नहीं। अनिश्चितता, अविश्वास आदि मानसिक और मनोवैज्ञानिक व्याधियां बड़ी है, नहीं बहुत ज्यादा बड़ी हैं। और इसमें यदि ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा वल्नरेबल बच्चे हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतनी भयंकर रूप से बढ़ चुकी है, अटेंशन वो अपनी न पढ़ाई में दे पा रहे, न कोई चीज में दे पा रहे, क्योंकि बड़ा तो अपने आप को समाउ वो मैच्योर हो चुका है। बच्चा सबसे ज्यादा इसके अंदर परेशान है। तो आजकल साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास बच्चों तक को लेके जा रहे हैं। आप सब जगह ये देख सकते हैं, ये धीरे 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 बढ़ रही है ये चीज। तो यदि आपकी युवा वर्ग जो है, आगे आने वाली खेप है वो ऐसी होगी, तो क्या आशा कर रहे हैं हम। और ये केसेस भयंकर रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त गति से बढ़ रहे हैं। हर परिवार की ये कहानी है, ऐसी इतनी कॉमन हो गई कि अब धीरे धीरे लगता है भाई ये तो अब हर जगह ये ऐसी चीजें देखने को आ रही हैं। आपने इसको एक कॉमन मान लिया कि हाँ भाई ऐसा आजकल होने लग गया, तो एक कॉमन सी चीज हो गई। ये व्याधियां बढ़ गई, मतलब बड़ों में नहीं, ये तो बचपन इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है, वो तो नई पीढ़ी जो आ रही है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। मतलब शिक्षा खत्म, शिक्षा का तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो थोड़ा सा समझदार है वो कह रहा है यार यहाँ तो नहीं भेजना। एनसीईआरटी का चीफ है, कल उसका ये, वो अब धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि जो अगर आप अंग्रेजी शिक्षा की परिकल्पना करते हो वो तो भविष्य को गर्त में डालना है, ये एनसीईआरटी का व्यक्ति कह रहा है। बोलो, तो मतलब धीरे धीरे सुगबुगाहट है। वो किस कारण से क्या है, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर वैल्यूज बिल्कुल कुछ नहीं है। वो ये कह रहा अंग्रेजी शिक्षा की, अगर इंग्लिश मीडियम की बात करते हो तो ये अपराध जगत में जाना है या बिल्कुल भविष्य को नष्ट करना है। अब वो बेचारा कुछ कहना चाह रहा है, अब उसमें अंग्रेजी शिक्षा या वो शिक्षा की तो क्या बात करें। एनसीईआरटी अलग से और क्या दे देगी, उनके पास भी परोसने को कुछ नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है वो बच्चे हैं। उनको जो चीज परिवार परोस रहे हैं, कुछ नहीं परोस रहे, तो उनका भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है। वो बचपन से आगे आ ही नहीं पा रहे। फ्रांसीसी क्रांति ने जिन स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया,
उनमें से स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की पालना का प्रयास तो देखा जाता है, परंतु सच्चे भ्रातृत्व का नहीं। फ्रांसीसी क्रांति 3 आदर्श मनुष्य जाति के सामने लेके आई। स्वतंत्रता, समानता, इक्वेलिटी, भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी। अब इसके अंदर स्वतंत्रता, यदि आप कहो अंतरात्मा को दरकिनार कर दिया जाए, फिर कहे सब स्वतंत्र हैं, अगर ये बात कही जाए, पर स्वतंत्रता किसकी, इसको डिफाइन नहीं किया जाए, तो आज आप क्या देखते हैं, सब जगह लड़ाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम मेरे को है, दूसरे को है नहीं। फ्रीडम के नाम पे क्या क्या चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि क्या वो स्वतंत्रता है। आपको तो उसने ले जाके और ज्यादा बंधन में बांध दिया। आप एक अंकुश में थे परिवार के अंदर, सपोज आप एक अंकुश में थे, आप कहीं किसी जगह अनुशासन में थे, आप उस अनुशासन को तोड़ के कहते अब मैं स्वतंत्र हूं। अरे स्वतंत्रता तो आंतरिक चीज है। अब मैं चाहूं वैसे कहीं घूम के आऊंगा, चाहूं वो भोजन करूंगा, चाहूं जितनी बजे उठूंगा, ये करके यदि अंतरात्मा का अनुशासन न हो तो आप परतंत्रता में आ जाएंगे, स्वतंत्रता में नहीं। फ्रीडम नहीं होगी, आप घोर रूप से अपने ही जो लोअर नेचर है उसकी रस्सियों से बंध जाएंगे। तो स्वतंत्रता हो नहीं सकती अंतरात्मा के बिना। समानता, जब दो व्यक्ति ही समान नहीं है तो समानता कभी हो ही नहीं सकती। भाई दो व्यक्तियों के हिसाब से कपड़े आप सिलेंगे तो कहते यार नाप ले इसका। समानता तो तब है जब हर जने के नाप के हिसाब से कपड़े हों। नहीं तो आप कहो किसी भी एक एक अपन एवरेज बना लेते हैं, तो वो एवरेज नाप तो किसी के आएगा नहीं। समानता का भी आदर्श जो है वो भीतर से है। भ्रातृत्व, ये सीधे सीधे अंतरात्मा का। तो श्री अरविंद ने कहा ये ट्रायंगल जो है, विश्व ने प्रयास किया है स्वतंत्रता के ऊपर समानता और भ्रातृत्व को स्थापित करने का, ये कभी हुआ नहीं। समानता के आधार के ऊपर सब समान है, साम्यवाद कर दो, ये तो चल ही नहीं पाया। तो ये कोई से भी वाद हैं, वो कह रहे हैं भ्रातृत्व एकमात्र है जो इस ट्रायंगल को खड़ा कर सकता है। और भ्रातृत्व जो है वो अंतरात्मा का गुण है। बाहरी सत्ता तो भ्रातृत्व मानती नहीं। एक परिवार में भी आपके परिवार का कॉन्सेप्ट है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है। तो उसमें किसी की कमी भी होगी तो आप कितना तरीके से उसको अकोमोडेट करते हैं। अपंग व्यक्ति भी परिवार में हो, उसके खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। जहां भ्रातृत्व का या परिवार का भाव आ जाता है, वहां मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां बिल्कुल सबको पूरी फ्रीडम है। ना बेटा तू पढ़, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं हूं ना। ठीक है, तेरे तूने कोई चीज में तेरे कमी हो गई, कोई चीज में तेरे नुकसान हो गया, मैं हूं, चिंता मत कर। समानता, अगर माँ घर के ऊपर है, सबको बराबर व्यवहार मिलेगा। किसी को दूध पिलाना है दूध पिलाएगी, किसी को आज भोजन नहीं देना है नहीं देगी, किसी को आज ये देगी वो देगी। बिल्कुल समानता का व्यवहार है। क्यों? क्योंकि परिवार का कॉन्सेप्ट है, माँ वहां ऊपर उनके बैठी है। परिवार के अंदर भी आपकी असमानताएं कितनी आराम से अकोमोडेट हो जाती है, क्योंकि भ्रातृत्व का भाव है। एक संस्था के अंदर, यार अपन एक कॉमन कॉज के लिए हैं, श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए हैं या सारे, एक वहां एक थोड़ा एक ये भाव आता है तो डिफरेंसेज है, कोई खास बात नहीं यार, सबके पास मेरी क्षमता है, मैं इस आयोजन में इतने पैसे दे दूंगा, तू इतने दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ये भ्रातृत्व का भाव इसमें ब्रीच आती है, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि दो जनों के बीच के अंदर अहंकार को कोई एक दूसरे की मानने तैयार ही नहीं है। पति पत्नी के अंदर यदि ईगो का भाव आ जाएगा, परिवार में उनके बीच में भी नहीं चल सकता। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जिन स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया, उनमें से स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की पालना का प्रयास तो देखा जाता है, परंतु सच्चे भ्रातृत्व का नहीं, जो कि आत्मा का गुण है और अहमात्मक चेतना के लिए विजातीय है। अहम की चेतना में, ये अहम की चेतना ही है जिसके कारण ऋषियों ने आक्रमण को स्वीकार किया, क्योंकि सबकी अपनी अहमात्मक चेतना हो गई। उसमें यदि कोई सेंस उसको नहीं हो डीपर चीज का, और उस आधार पे एक छत्र राज भारत के अंदर कर दिया जाए, वो तो यहाँ जो फल रही फूल रही जो वैरायटी है उसके ऊपर नुकसान कर देगा। क्योंकि अहमात्मक चेतना आ गई एक समय के ऊपर। ईगो, मैं क्यों करूं, सीमांत प्रदेश है वो कह मेरी कोई अकेले की जिम्मेदारी है क्या, मैं अपने उसके अंदर हूं।
तो जब जैसे ही ईगो का सेंस आ गया, उसमें धीरे 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 ये रूप तो होने ही थे, और उसका एक डीपर कारण है। और अहमात्मक चेतना के लिए ये सारी चीजें, भ्रातृत्व है, ये एक विजातीय चीज है। मैं, जैसी मैं का सेंस आ जाएगा, परिवार का सेंस भी खत्म हो जाएगा। तो जब परिवार का ही सेंस नहीं रहता, तो और बड़ी इकाइयां हैं, उसका सेंस तो कहाँ रह सकता है। तो अहमात्मक चेतना है, वो भ्रातृत्व जानती नहीं। बिना भ्रातृत्व स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों हो सकते नहीं। तो विश्व ने आज तक प्रयास किया है, भ्रातृत्व की कोई बात करता नहीं। देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका विवेचन अपने स्तर के ऊपर, कि आप सोचिए, यदि अहम चेतना हो, कुछ कुछ तो मैं आपको कह रहा हूं, परिवार भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप सरकार के रूप चेंज कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार के नियम ला रहे हैं, उसमें ये नियम ला रहे हैं, वो नियम ला रहे हैं, या सरकार के रूप चेंज कर रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र है, वहाँ ये तंत्र है, वहाँ वो तंत्र है। आप कोई सा भी कर लीजिए, यदि आत्मा का आधार नहीं लाया जाता, तो कभी भी ये ट्रायंगल या कोई भी व्यवस्था सच्चे रूप में खड़ी नहीं हो सकती। ये बात कब श्री अरविंद ने कही थी? तो श्री अरविंद कह रहे हैं, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1700 कुछ के अंदर, न तो विश्व तब तैयार था, न विश्व आज ही तैयार है। ये बात भी श्री अरविंद ने कही थी, और आज भी तैयार नहीं है। उन बातों को भी 100 साल हो गए, तो विश्व आज भी तैयार नहीं है। बिना भ्रातृत्व के किसी प्रकार की सच्ची स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना संभव नहीं। मुश्किल नहीं कह रहे, संभव नहीं। मेरा आपसे प्रेम ही नहीं है, तो बताइए हम कैसे कोई भी कॉमन कॉज के लिए कैसे कर लेंगे काम? घर्षण हमेशा ही रहेगा, हम दोनों फ्री नहीं हो सकते। अगर मेरा आपसे भ्रातृभाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम दोनों को ही फ्रीडम नहीं होगी। हम तुरंत लाइनें खींच लेंगे। समझदारी क्या होगी? तेरा ये काम है, मेरा ये काम है, देख देख अपन दोनों को ये करना चाहिए, बस इतना जरूर है, खुल के गले नहीं मिल सकोगे, क्योंकि भ्रातृभाव नहीं है। भ्रातृभाव नहीं है तो स्वतंत्र व्यवहार ही नहीं कर सकते एक दूसरे से। दो जने ही नहीं रह सकते अगर ये भाव नहीं हो। बड़ी इकाइयों की बात ही कैसे हो सकती है? अभी हम ये सोच रहे हैं क्या ऐसा देश में हो सकता है? भाई अभी तो हम ये सोच रहे हैं क्या एक देश में ये लागू किया जा सकता है? भाई छोटे रूप में तो माँ ने करके दिखाई दिया पौंडीचेरी के अंदर। निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। उसी आधार पे थे सारे के सारे, कितनी संस्कृतियों से आए थे, किस किस बैकग्राउंड से आए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को एक कमरा दे दिया तो दिक्कत नहीं है, किसी को खूब बड़ा मकान दे दिया तो दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माँ ने दिया है मेरे लिए जो अच्छा है, माँ जानती है, माँ आनंद में हूं। जैसे डीपर भाव आता है, सारे आपके बाहरी जितने भी डिस्कॉर्डेंसेस हैं, सबको कितना सुखद कर देता है। फिर भी किन्हीं बाहरी साधनों से जहां तक संभव हो, वहां तक स्वतंत्रता और समानता लागू करने का प्रयास किया जाता रहा है, वह अभी भी किया जा रहा है। इस प्रकार जीवन के संबंध में यूरोपीय अवधारणा का यह एक संक्षिप्त वर्णन है। सब समान है, इसलिए वहां उन्होंने अपनी राजनीति को इस तरीके से, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको इस चीज की स्वतंत्रता है, सबको मिलनी चाहिए, परतंत्रता नहीं। जो अवश्य ही एक इतनी शक्तिशाली अवधारणा है यूरोप की, जिसने संपूर्ण विश्व को अभिभूत कर रखा है, बहुत प्रभावित कर रखा है। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार विज्ञान हर क्षेत्र में अपनी नवीन खोजें और प्राप्तियां कर रहा है, और जीवन का कदाचित ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कि यूरोपीय संस्कृति प्रबल रूप से प्रयासरत न हो, और जिसमें उसने विशाल निर्माण न किया हो। इसी कारण वर्तमान में इसने अपने प्रभाव से संपूर्ण विश्व को, यहाँ तक कि उन जातियों को भी पूरी तरह प्रभावित कर रखा है जिनके पास यूरोपीय अवधारणा से कहीं अधिक महान अवधारणा और विरासत विद्यमान है। अवधारणा को आप विचार मानिए, मतलब यूरोप से बड़ा विचार जिन संस्कृतियों के पास है, तो भी उनको यूरोप जो टुकड़े फेंक देता है, उनको उठाने के लिए तैयार हैं। मेडिसिन की उसने कोई नई खोज करी है, उनको टुकड़े उठाने के लिए तैयार हैं। आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रामाणिक है। समस्या आयुर्वेद की नहीं है, समस्या तो ये यूटिलिटेरियनिज्म है, वो इतना प्रवेश कर चुका। आप आयुर्वेद को वैद्य से एसोसिएट क्यों करते हो कि वैद्य ऐसा है रे, उससे कोई आयुर्वेद का थोड़ी मतलब है। यूं तो कोई अंग्रेजी दवाई का प्रैक्टिशनर है, वो इतना होलिस्टिक तरीके से भी अप्रोच कर सकता है कि उसमें बेचारे में वो समस्या ही नहीं है।
आपको बिल्कुल जितनी जरूरी होगी उसके अलावा कहेगा इतनी एक्सरसाइज कर लो, इतने ये वाली आयुर्वेद की ये वाली चीज ले लो, वो ओपन है। यहाँ आपके खतरा आयुर्वेद से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि प्रैक्टिशनर जितना डॉक्टर को नहीं कामना है उससे ज्यादा आपके वैद्य में मिलती है। इसलिए वो कह रहे हैं ये तो रोग दोनों में ही है, समस्या आयुर्वेद की नहीं है, समस्या तो अप्रोच की है। और आयुर्वेद जहां तक सिद्धांत की बात है वो आज भी उतना ही प्रामाणिक है। अतः भले ही इसके क्षितिज भारतीय संस्कृति जितने विशाल न भी हों, मतलब जितना बड़ा आकाश भारतीय संस्कृति के पास है उसकी तुलना में तो कुछ नहीं है इसके पास, फिर भी चाहे इसकी परिकल्पना की उड़ान एक सीमा से ऊपर न भी जाती हो। और इसी को सारे को स्पष्ट करने के लिए श्री अरविंद ने पूरी जो भारतीय संस्कृति के आधार लिखी, पहले उसमें था डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। पहले तो डिफेंस था। आर्चर जो बातें कर रहा था, विलियम आर्चर, वो बिल्कुल फालतू बातें कर रहा था। इस संस्कृति के लिए जितनी भी नेगेटिव की जा सकती है सारी नेगेटिव बातें कर रहा था। श्री अरविंद ने कहा पर्सनली इसको जवाब देने की मेरे को जरूरत नहीं है, अरे ये तो कुछ भी कहेगा। पर ये क्यों एक विरोधी दृष्टिकोण को ये संस्कृति ऐसी क्यों नजर आती है, ये एक देखने की जरूरत है। श्री अरविंद ने इस स्टैंड से शुरू किया। तो सबसे पहले तो लिखा डिफेंस, और फिर बाद में एक एक चीज को बाहर ला के उसके सच्चे वैभव में कला ये है, और उसमें कंपेयर कर दिया कि पश्चिम की कला ये, भारत की कला ये, इनका संगीत साहित्य। और ये खाली यही वाले जो आयाम है जो बुद्धि के हैं, वही नहीं, शिप बिल्डिंग, हॉर्स ब्रीडिंग, पाकशास्त्र, मेटलर्जी, और वो कह रहे हैं ये एंडलेस है। ये कोई भी क्षेत्र के ऊपर आप हाथ रखिए, मानव ने आज तक जिसकी भी कल्पना करी है ऐसा कोई भी क्षेत्र आप हाथ रखिए, भारत ने उसके अंदर जो जिस भव्यता से उसके अंदर अचीवमेंट्स किए हैं, मात्रा में और गुणवत्ता में, दोनों में, क्वालिटी और क्वांटिटी, पूरे विश्व ने तो बहुत हजार हजार वर्ष बाद में कोई उनको सेंस आया कि हाँ ये चीज हो भी सकती है क्या। भारत अगर इतना खराब था तो ये सारे रूट्स किस चीज के ढूंढ रहे थे भारत आने के लिए, ऐसे देश के लिए रूट ढूंढ रहे थे जो इतने इतना बेकार देश है। आप ये सोचिए कि सब जने कोशिश कर रहे थे समुद्र से कि हम शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ लें भारत का, तो ऐसे जगह क्यों आना चाह रहे थे कोई पूछे तो चाहे उसकी परिकल्पना की उड़ान एक सीमा से ऊपर न भी जाती हो, तो भी अपनी सीमा के भीतर यह एक शक्तिशाली और ओजस्वी परिकल्पना है, जिसका दर्शन हमें इस संस्कृति की विभिन्न अभिव्यक्तियों में होता है। पश्चिम की बात चल रही है, ये सारा वर्णन पश्चिम की संस्कृति की क्या अवधारणा है, उसका मूल क्या है, उसके संबंध में चल रहा है। अब ये श्री अरविंद का इसके ऊपर आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति की अवधारणा क्या है, ये श्री अरविंद का आ गया। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ये श्री अरविंद का है। जीवन संबंधी भारतीय अवधारणा एक अधिक गहरे केंद्र से उठती है तथा कम बाह्य प्रणालियों का अनुसरण कर एक अत्यंत भिन्न लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर क्या रही है भारतीय संस्कृति, उसकी अवधारणा क्या है, जीवन मतलब जीवन देखता किस तरीके से है ये। आप वर्तमान में जीवन को कैसे देखते हो, देखा किस तरीके से जाना चाहिए, गीता ये सारे प्रश्नों को टैकल कर रही है। जब आप कोई एक डीपर कॉज के लिए अपने आप को देते हो तो जितने भी आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, आपके सारे के सारे आके अंतर विरोध में खड़े हो जाते हैं। मैं देश के प्रति अपने आप को देता हूं तो परिवार का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, इसमें गुरुजनों के लिए मैंने कोई कोई प्रॉमिस किया था उसका क्या होगा। वही यदि आप मनुष्य जाति के लिए देते हो या भगवान के लिए, माँ के चरणों में मैंने अपने आप को सौंप दिया, तो अब कैसे रीअरेंज कैसे करूं ये सारी चीजों को, इनका क्या स्थान है, कैसे मैं आगे चलूं। इस सारे का प्रैक्टिकल जो वर्णन आप देख सकते हो बेस्ट है, वो तो गीता है, और श्री अरविंद उसको सामने लेके आ रहे हैं। भारतीय विचारक की दृष्टि की विशिष्टता यह है कि वह रूप के आर पार देखती है। मैं आपको कोई व्यक्ति, आपकी भावना, आपका शरीर, आपका चिंतन ये नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं आप अंतरात्मा हो। यदि मैं इस तरीके से आपको देखता हूं तो ऑटोमेटिकली
अब आपके चिंतन को कैसा होना चाहिए, आपकी भावनाओं को कैसा होना चाहिए, आपके शरीर को कैसा होना चाहिए। जड़ तत्व अगर मानता है वो तो खाली आपको शरीर मानता है, जिसके थोड़ी बहुत भावनाएं हैं। वो भावनाएं भी उतनी बार ठीक हैं जितना आपके शरीर के साथ अगर ज्यादा कोई कन्फ्रंटेशन में आ जाएगी, वो भावनाएं भी क्या काम की। अरे यार, तुम अपनी कमाई का सारा ही वहां लुटाया है, ये क्या भावना काम की है। तेरे बीवी भी है, बच्चे भी है, तो परिवार भी है, ये भी है, वो भी है, ये क्या कर रहा है तू। वहीं दूसरी ओर अगर ये विचार आपके अंदर, तू तो अंतरात्मा है। विवेकानंद जी ने पूरे जीवन यही कहा, रे तुम वेदांत की संतान हो, वेदांत की संतान हो। वेदांत तो यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं वो। यही भारतीय धर्म की अवधारणा है, मूल अवधारणा ये है। ये फंडामेंटल हमको समझना पड़ेगा। और ये कोई हवा में नहीं है। भारतीय जो विचार है कि हवा में इन्होंने कर लिया, क्या जोर आता है साहब हवा में करने में। नहीं, हवा में नहीं है ये। इस संस्कृति ने इसको पूरे तरीके से एग्जीक्यूट किया, हर फील्ड पे एग्जीक्यूट किया, और उसमें अचीवमेंट्स किए। अगर अचीवमेंट नहीं हो तब तो आप मानेंगे ही नहीं इस चीज को कि ये काम का भी है क्या। ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, मतलब सपने ले रहा है। ये सपने लेने में क्या बात है, पर इसने सपने नहीं लिए। सपने तो उच्चतम लिए ही, एग्जीक्यूशन उसका वाइडेस्ट, हाईएस्ट और उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स के अंदर। खाली ये नहीं कि एक ही कोई चीज के अंदर चला गया। मिस्टर ग्लेडस्टोन है, वो कह रहे हैं इलियड का जो वो ग्रंथ है उसको कहीं से भी धारा प्रवाह बोलने की शक्ति थी। श्री अरविंद कह रहे हैं कोई भी ब्राह्मण कुमार है या कोई भी बोल सकता था चार वेद, क्या बड़ी बात है इसके अंदर। वो कह रहे हैं ये तो सामान्य क्षमता थी, और ये देन है हमारे जो ब्रह्मचर्य है उसकी। वहां कोई मुश्किल से एक नाम वो उठाते हैं, मतलब उनको ये समझ नहीं आता। वो ये प्रूव कर रहे हैं कालिदास त्रय, कालिदास तीन थे, एक नहीं था। इसके लिए वो प्रूव करने के लिए थ्योरीज लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि भारत की जो क्षमता है, शक्ति है, भारत की बात नहीं, यदि आप अंतरात्मा से संपर्क साधित करते हैं, आपकी लेटेंट फैकल्टीज हैं, वो खुले पंख मिल जाते हैं। आप जो कल्पना नहीं कर सकते थे वो संसिद्ध करेंगे। जो पहले कल्पनातीत चीजें थी वो तो जीवन का रोज का अंग बन जाएंगी। पांडिचेरी आश्रम इसका प्रमाण है। कोई ईंटों से, कोई कोई उन चीजों से थोड़ी बना है। चेतना व्याप्त है वहां मां श्री अरविंद की। चेतना के आधार पे आप महसूस कर सकते हो वो मानवीय क्रिएशन नहीं है। मानव मिलके उसको मेंटेन तो नहीं कर रहे, वो मेंटेन ही नहीं किया जा सक रहा। माँ ने कोई रिसोर्स के आधार पे थोड़ी तैयार कर दिया था। रिसोर्सेस थे ही नहीं। आप तो सारी चीज जानते हैं माँ के पास क्या था क्या नहीं था, किस आधार पे तैयार कर दिया। अब सारे रिसोर्स हैं, मेंटेन नहीं हो रहा। देखो क्या हो रही है। माँ ने जो बेस्ट मानक हैं दुनिया के, उनके ऊपर सारी चीजें स्थापित कर दी। हम उन मानकों के आधार पे स्थापित करी गई चीजें उसको अपन सुचारू नहीं रख पा रहे। चेतना है एकमात्र, एकमात्र जो है चेतना, वो निर्माण करती है, वो चीजों को शक्ति और जीवन प्रदान करती है। भारतीय विचारक की दृष्टि की विशिष्टता यह है कि वह रूप के आर पार देखती है, रूप पे प्रभावित नहीं होती। तब आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं, आप ये इतना बड़ा निर्माण कर रहे हो, आपके पास बच्चे तो है ही नहीं, टीचर्स तो है ही नहीं, कर क्या रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो। ऑलरेडी आपके पास इतनी जमीनें, इतनी बिल्डिंग्स, ये करने वाला कौन है भाई। क्योंकि आप रूप में देखते हो, इसका क्या, इसका क्या। और कभी भी ये प्रश्न नहीं करते कि आप खुद की अंडरस्टैंडिंग से कहां तक पहुंच पाए। ये प्रश्न कभी व्यक्ति नहीं करता, आकलन करता है। छोटी चेतना का ये है ही विशेष, उसका ये लक्षण है कि वो हमेशा ही जजमेंट करेगा, जज करेगा चीजों को। अंतरात्मिक चेतना अपने आप को न्योछावर करेगी, वो जज नहीं करेगी। वो इस चीज के लिए कृतार्थ रहेगी। माँ का इसलिए गुणगान, अरे वाह माँ, आपने कुछ किया सो कम, ये तो खूब आपने मेरे को दे दिया, मैंने आपको लौटाया, वो कुछ लौटाया ही नहीं। ये उसके जबरदस्त भाव है। तो ये रूप के आर पार देखती है, ये चीज रूप नहीं देखती, वो व्यक्ति नहीं देखती, उसको आत्मा देखती है। यहां तक कि शक्ति के भी आर पार देखती है, और सर्वत्र वस्तुओं में अंतर्निहित आत्मा की खोज करती है। जीवन संबंधी भारतीय संकल्प शक्ति की विशिष्टता यह है कि जब तक उसे आत्मा का सत्य नहीं प्राप्त होता और वह उसमें निवास नहीं करती, तब तक वह अपने आप को अकृतार्थ, जब तक आत्मा में निवास नहीं करती या उसके सत्य को प्राप्त नहीं कर लेती, पूर्णता के स्पर्श से रहित,
और ये एक एक फील्ड में आप घोड़ों को कैसे ब्रीड उसकी चेंज करनी है, आपको कृषि कैसे करनी है, उसमें भी खाली मैंने ध्यान कर लिया और मैं किसी ब्रह्म का निरूपण मैंने कर दिया, इससे नहीं। मेरे को एक टोकरी कैसे बनानी है, मेरे को खाना कैसे पकाना है, उसके शास्त्र हैं। और ये सारे शास्त्र जो आप देखेंगे धीरे धीरे ट्रेस बैक करेंगे, ये करें हमारा मूल वेद है। वेद किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? तो इसलिए यहाँ की सारी चीज एक एक भाव भंगिमा भी, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे परिवार, ऐसे ये, ऐसे चीजों के साथ व्यवहार करो, ऐसे पेड़ पौधों के साथ, ऐसे जीव जंतुओं के साथ, वो उसको उसी दृष्टिकोण से स्थावर जंगम चर अचार चर अचर सारों के अंदर वो ही एक परमात्मा है। सोचो आप कैसे आप उनके साथ व्यवहार करोगे। तो इसलिए जब तक उसको उसके सत्य के अंदर नहीं पहुंच जाते, माँ ने फूलों का नाम दिया, कैसे दिया भाई? अगर उसके आत्मा के सत्य को आप नहीं पहचानो तो सीधे सीधे ये कितने फूलों का नाम दिया माँ ने, और ये नहीं कि कोई कल्पना करके दे दिया, उसका मूल सत्य है। अब वो फूल अगर आप उससे उसकी रियलिटी जो माँ कह रही है, डिवोशन, लव फॉर द डिवाइन या डिवाइन लव, साइकोलॉजिकल परफेक्शन, ये वो कितने नाम, अगर उसके आप थोड़ा बहुत भी संपर्क में आए तो आप क्या उसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे? सीधा सीधा उदाहरण है अपने पास, माँ ने कह दिया ये डिवोशन। एक तो माँ ने कह दिया, एक आप उसके आंतरिक सत्य है, इसका मूल में इसके वो बात है। तो माँ अगर भूल भी जाएगी, दोबारा उससे अपना संपर्क स्थापित करेगी, फिर कह देगी ये तो डिवोशन है। ये थोड़ी कि माँ एक बार भूल गई, दोबारा पूछोगे तो कोई दूसरा नाम बता देगी। ये तो मूल सत्य है उसका। तो अगर आप मूल सत्य, आप कौन सा मूल सत्य कैरी कर रहे हो? हम में से हर एक अपना एक मूल सत्य कैरी कर रहा है। जैसे फूल का एक मूल सत्य है, उसका एक नाम है, वैसे ही हम सबका एक एक मूल सत्य है। और अगर उसके साक्षात्कार में अपना समय नहीं देते, हम तो चूक गए। सोचिए उस फूल को आपने खाली ये कह दिया गेंदा है, गुलाब है, तुलसी है, आया क्या इससे? वहीं आप ये कहते जो डिवोशन है, ये प्लास्टिसिटी है। सोचो इससे कितना साइकोलॉजिकली फर्क पड़ जाता है। और अगर उसके उसके संपर्क में आ गए तब तो कहना ही क्या। तो आत्मा का सत्य जब तक उसको साक्षात्कार न हो जाए और उसमें निवास न करे, तब तक वो अपने आप को भी जैसे अपूर्ण है। क्या पूर्णता है, क्या किया है जीवन के अंदर? वह किसी मध्यवर्ती संतुष्टि में स्थायी औचित्य के अभाव का अनुभव करती है। जगत, प्रकृति और सत्ता के विषय में भारतीय विचार भौतिक नहीं, वरन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। मनोवैज्ञानिक, वेद पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। हर चीज, वो तो कह रहे आंखों से कैसे देखते हो, कानों से कैसे सुनते हो, जो भी आपके इंद्रियों का भी निर्माण करते हैं, देवता निर्माण करते हैं। आप इस जगत को कैसा देखते हो? इंद्रियां अगर यही वाली हो, पर चेतना एक पशु की हो, हमको जो इंद्रियां मिली हैं, वो इंद्रियां एक पशु के लगा दी जाए तो वो जगत को क्या देख लेगा? पशुओं के तो हमसे बेटर कई के इंद्रियां हैं, वो जगत का क्या बना लेते हैं। तो जगत का निर्माण आपके अंदर देवता कौन कौन से काम कर रहे हैं, वेद इस तरीके से बात करता है। तो सावित्री कहां से शुरू करती है? इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। जब तक गॉड्स अवेक नहीं है, लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या करी है, इस जगत की रचना ही नहीं हो सकती। इस जगत की आपके यहाँ कोई, आपके जन्म से भी 5 साल पहले से कोई कुत्ता है, इस घर का क्या वर्णन कर देगा वो? भाई आपके जन्म से पहले से है, तो आपसे पुराना हो गया तो भी इस घर का क्या वर्णन कर देगा? और आप बच्चे भी हो तो भी आपकी चेतना में उससे मच बेटर और सैद्धांतिक रूप से आप मानसिक चेतना अपने में कैरी करते हो। जो 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 ग्रो करोगे, आप सबको यथास्थान स्थान रख दोगे। तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो चीज है, जगत का निर्माण यही तो करती है। और क्या करती है? मनुष्य आया, उसमें खाली मानसिक चेतना ही तो आई। उसने सारे पद्धतियां, सारे चिंतन, सारी फैक्ट्रियां, सारे जितने भी आविष्कार हैं, मन ने निर्माण कर दिए। उससे पहले पशु भी थे, उसने क्यों नहीं कर दिया? आप अगर चेतना के दृष्टिकोण से देखो, सारा निर्माण कह रहे मनुष्य ने किया। अरे मानसिक चेतना ने किया, मनुष्य भी सारे थोड़ी कर रहे हैं।
जो नई पद्धतियां, नई चिंतन की धाराएं दे रहे हैं आपको, वो सारे ही मिलके थोड़ी दे रहे हैं। सारे तो लगभग आप देखो 99% तो कॉमन, एक सारे के सारे एक को यूं ही है, एवरेज हैं या भेड़ हैं एक तरीके से। उनमें कोई एक नवाचार, कोई नई चीज देता है, अदरवाइज तो दूसरे खाली उन्हीं चीजों को और बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करते रहते हैं या रिपीट करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए चेतना अगर आपकी चेंज हो जाए और ऊपर की चेतना आ जाए तो क्या होगा? जैसे पशु से मनुष्य में कितना अंतर आ गया। पशु को आप ये नहीं बता सकते सोचने के ये तरीके हैं, या हम बैठ के यहाँ क्या चर्चाएं कर रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं। कितनी पुस्तकें, कितने सोच के तरीके, कितने विचार के तरीके, जीने के तरीके, भोजन के तरीके, परिवार के तरीके, राजनीति के तरीके, अर्थनीति के, शिक्षा के, मतलब अनंत है ये श्रृंखला। और उस अनंतता में हर वैरायटी में भी अनंतता है। ये तो मनुष्य को महसूस होती है। पशु से थोड़ा सा क्लिक हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, उसमें ये है। तो बताइए, आप में दूसरी चेतना का आविर्भाव हो जाएगा या रूप चेंज हो जाएंगे? मनुष्य आया, मानसिक चेतना ने ये रूप पैदा कर दिए, तो हायर चेतना आएगी, वो तो एकदम चेंज कर देगी, नए रूप बना देगी। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, वो कंपेयर करते हैं कि सुप्रामेंटल में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि इस जगत का निर्माण खाली आपका, आपकी संरचना है वो करती है, सामने कुछ है या नहीं है क्या पता। अगर मन सिर पे चोट हो जाए तो आप कोमा में चले जाओ तो भी संसार तो खत्म आपके लिए। इस संसार का निर्माण जो कर रहा है, खाली आपका फ्रेमवर्क कर रहा है। तो अगर यही निर्माण कर रहा है तो फ्रेमवर्क थोड़ा अलग होगा तो निर्माण चेंज हो जाएगा और उसके रूप चेंज हो जाएंगे। ये बेसिक बात, तो ये फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। इसलिए चेतना है वो ही निर्माण करती है वास्तव में, और कोई दूसरी चीज निर्माण नहीं करती। भारतीय संस्कृति को पहले दिन से इस चीज का ज्ञान है, तो वो भौतिक नहीं मानते, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मानते हैं। शरीर भी आपका भौतिक नहीं है, शरीर भी मनोवैज्ञानिक है। आप ईमानदारी से सप्लीमेंट्स लेते रहिए, शरीर कभी भी उसको सिंथेसाइज नहीं करता। ये अब बहुत अच्छे से स्टडी हो रही है और ये कई लंबे समय से हो रही है। शरीर भौतिक नहीं है आप जैसे मान रहे हो उसको। श्री अरविंद ने तो साफ साफ ही कहा है, शरीर है ही नहीं भौतिक, ये तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। माँ भी कह रही है, आप वो ही सारी एक्सरसाइजेस करिए, शरीर में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। चेतना के साथ यदि सीढ़ियां ऊपर चढ़ने, नीचे आने में यदि आप कंसंट्रेशन करते हो, आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। शरीर चेतना का व्यापार है, भौतिक चीज नहीं है। ये यदि आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपके रोग हैं और हैं बहुत हद तक। तो वेद इस तरीके से बात करता है, आत्मा, अंतरात्मा और चेतना जड़ पदार्थ तथा निश्चेतन शक्ति से केवल महान ही नहीं, अपितु इन निम्नतर वस्तुओं की आदि और मूल कारण भी हैं। वहां उल्टा मानते, शरीर है वो भावना का कारण है। ये कह रहे शरीर भावना का कारण नहीं है। ईंट कोई मकान का कारण हो सकता है क्या? मूल विचार है जो मकान का कारण है। समस्त ऊर्जा एक निगूढ़ आत्मा की शक्ति या साधन है। जगत को धारण करने वाली शक्ति एक सचेतन संकल्प शक्ति है और प्रकृति उसकी कार्यवाहक शक्ति का यंत्र है। प्रकृति तो उसका यंत्र मात्र है। इसीलिए सांख्य क्या कहता है, जो पुरुष भाव अपना लेता है, साक्षी, अनुमंता, भर्ता, ज्ञाता, भोक्ता, ईश्वर, गीता इसीलिए बात करती है। और वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। माँ कोई शारीरिक शक्ति के कारण निर्माण कर रही थी क्या? माँ ने जो भी निर्माण किया, श्री अरविंद ने निर्माण किया, वो कोई शारीरिक या भौतिक शक्ति के कारण तो निर्माण नहीं किया, या किन्हीं भी साधन संसाधन के आधार पर निर्माण नहीं किया। श्री अरविंद तो ये रिकॉर्ड ऑफ योग की बात करते हैं जिसमें सारी चीजें उन्होंने नोट डाउन करी, वो शरीर की शक्ति की थोड़ी बात कर रहे थे। प्रकृति आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। माँ ने कहा, एक बार मेरे पास मेरी घड़ी, हाथ घड़ी बंद हो गई। थोड़ा मैंने उसकी तरफ देखा कि अरे ये तो हाथ घड़ी बंद हो गई। ये विचार करना था कि इसके बाद कोई भी आए वो घड़ी का गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। मतलब प्रकृति व्यवस्था करती है। आप ये सोचिए कि माँ ने कहा बहुत हो गया, इससे ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है, इनफ हो गया। ये श्री अरविंद ने इन शक्तियों का वर्णन किया है। इसे बहुत बहुत शक्तियां हैं। अभी भी हमारे
शरीर की शक्तियां हैं, जिसको आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान जी दाता हैं उसके। श्री अरविंद ने सारी प्रैक्टिस करी, सारी को सिद्ध किया, और ये सारा रिकॉर्ड ऑफ योग, रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड मतलब उन्होंने एक एक अपनी डायरी मेंटेन करी, आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया। तो पहले हमारे ऋषियों ने किया होगा या नहीं किया होगा, श्री अरविंद ने हमारे अपने समय में प्रमाणित कर दिया, हाँ ये है, ये औषधि काम आती है या नहीं आती, हाँ मेरे ऊपर काम कर गई, मैंने प्रमाणित कर दिया, हो गया प्रमाण सिद्ध। श्री अरविंद ने सारी चीजें प्रमाणित कर दी कि शरीर के अंदर अणिमा, लघिमा, गरिमा और महिमा, ये चार शरीर में हो सकती है। फिर प्राण के अंदर आपके ईशिता है, वशिता है, व्याप्ति है, प्राकाम्य है, ये शक्तियां प्राण की है। मैं चाहूं यहां बैठे बैठे आपके मन के अंदर विचार डाल दूं, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। तो जितनी आप बातें सुनते रामायण में, छाया ग्रहिणी राक्षसी, या ये आपको लगता है चमत्कार कर दिए, ये आयुध उनके पास इस तरीके थे, ये सारी की सारी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर लेटेंट है, ये प्राण की हैं। मन की अपनी शक्तियां हैं, मन की अपनी अपनी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं ये। और ये तो खाली मन प्राण शरीर की है, इससे ऊपर की शक्तियों की तो बात ही क्या। ये सारी अगर आपको पता हो तो बताओ फिर आप कैसे मैनेज करेंगे। आप उस तरीके से थोड़ी मैनेज करोगे, लोअर पोटेंसी पे किस लिए मैनेज करोगे। अभी आपके पास हाथ में मोबाइल है, तुरंत कोई चीज भेज सकते हो फोटो लेके। पुराना तरीका, आप मैंने फोटो ली, लिफाफे में डाली, आपको भेजा, क्यों काम में लोगे। तो इस संस्कृति ने किस तरीके के रूप पैदा किए, क्या किया, इनके पास ये सारी चीजें हैं, उनका रहस्य पता है, इन सारे लोगों का रहस्य पता है। और ये सारे लोगों का वर्णन श्री अरविंद ने जितना अच्छा किया है सावित्री के अंदर, उतना किसी ने किया नहीं। वर्ल्ड स्टेयर जो है पूरा का पूरा अश्वपति गया, तो ओवरहेड प्लेन से वो सारे के सारे उसने ट्रेस किए, और श्री अरविंद ने पूरा वर्णन किया है। अब व्याख्यान दूसरे कर दो, पर वो अपना वर्तमान ढांचा ही अगर उसको शेक नहीं कर पा रहे, तो वो वर्णन तो उसके लिए तो बेचारे के लिए अगम है। ठीक है, पैराफ्रेज कर रहे हैं लोग। सावित्री ने इनर प्लेन से उसकी यात्रा करी, तो प्लेन्स तो हैं ही ये सारे के सारे। भारतीय संस्कृति को इन सब का पता था, तो ऑटोमेटिकली अब वो अपनी शिक्षा में कैसे इसको लाएगी, अपने जीवन में कैसे लाएगी, शासन तंत्र में कैसे लेके आएगी, वो सारी की सारी व्यवस्था एक आपको पता ही नहीं हो, वो तो आप खाली शरीर को मान बैठे, या ज्यादा से ज्यादा वो कह रहे हैं इसके पीछे एक शक्ति है, पश्चिम ये कह रहा है एक शक्ति है जो क्रिया कर रही है। या वो इंडिविजुअल की शक्ति देखता है या सामूहिकता की शक्ति देखता है। इसको थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ग्रीस के अंदर एस्थेटिक्स आ गई, रोम के अंदर एथिक्स आ गए, आपके चाइना में दूसरी चीज आ गई, अलग 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 शक्तियां आती रही। यूरोप के अंदर जैसे बीच में क्रिश्चियनिटी आई, इसने आपको भ्रातृभाव का और का ये सारे जो, कि आपके जो पड़ोसी है उसको भी अपने अपने मित्र की वत देखो, अपने अपने सगे की जैसे देखो, ये वो, उसने अपने सारी चीजें लाके इसमें थोड़ा और रंगा इसको। पर फिर भी उनका इतिहास किस तरीके का है और भारत का इतिहास किस तरीके का है, क्या है उसका मूल कारण, ये इसके अंदर कुछ चीजें हैं। मेरे ख्याल से ये सारी कड़ियां, क्योंकि यहाँ तो अब अपना 10 बजने वाले हैं ये हम दोबारा पकड़ सकते हैं कि ये तो अभी लंबा है, इसको आप अपने स्तर के ऊपर जितनी बातें हैं ये थोड़ा कीजिए। अच्छा, एक दूसरी चीज इसमें वो कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, एक ये है, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, चार आश्रमों की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, जीवन के हम पड़ाव के अंदर अगर 25-25 वर्ष का भी देखें, ये चार पड़ाव हैं, तो अब 50 वर्ष से ऊपर की आयु वाले के पास तो अब कोई, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, वानप्रस्थ के ऊपर तो विचार करना चाहिए सीरियसली। भाई दो पड़ाव जिनके पूरे हो गए, ब्रह्मचर्य का हो गया, गृहस्थ, अगर 100 वर्ष भी आयु मानते हैं हम अपनी, इस दिशा में आपको सीरियसली अब थोड़ा सोचना चाहिए। अगर भारतीय संस्कृति की ये व्यवस्था के बारे में भी हम बात करें, अगर ये हम इसके बारे में नहीं सोचते, तो ये पुस्तक भी पढ़ जाएंगे, हम सारी चीजें पढ़ जाएंगे, पर जीवन की और जो भव्यता हमारा इंतजार कर रही है वो चूक जाएंगे।
ये एक विचार था कि आपको देना चाहिए कि 4 जो इन्होंने आश्रमों की बात करी, जो 50 से कम का है उसके पास भी खैर ये बहाना नहीं है, क्योंकि वो 100 वर्ष की आयु मान के चलता हैगा अपनी। पर जो नहीं है 50 से ऊपर के हैं, उसको तो वानप्रस्थ की तैयारी करनी ही चाहिए। और फिर बाद में उससे तो ये आप थोड़ा-सा इसके ऊपर विचार कीजिए, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्या हम सीरियसली मानते हैं? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं, मेरी बात गलत है क्या मेरी बात? नहीं, एकदम सही। एकदम सही बात है। एकदम ठीक बात है। विचार नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, बहुत ही अच्छा। पंकज बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत ऑडिटे एक थॉट ऑफ द डे और उस पर सारा जितने भी विषयवार या वो अतुलनीय है। बहुत ही अच्छा। नहीं सही है, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा एक विचार करता रखेंगे आगे बढ़ने के लिए। इसमें एकदम से भी नहीं कर पाए, तो भी आप दिन तय कर लीजिए कि उस दिन मैं थोड़ा-सा यहाँ से अलग रहूँ या कैसे मैं इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचिए। यहाँ आ जाओ या वहाँ आपके पास सेंटर है, मतलब क्या कर सकते हो मेरे को नहीं पता। ये आपको करना है, पर ये भारतीय संस्कृति ये कहती है। वो उसको इनफैक्ट ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही उसको कह देती थी कि तेरे को इतने वर्ष ये, बाद में ये। तो अब आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। महर्षि अरविंद ने वानप्रस्थाश्रम के बारे में कुछ उनका है? वो तो शिक्षा में ही कह रहे हैं कि चैत्य आपके सामने आ जाना चाहिए। शिक्षा में। वो तो शिक्षा में ही कह रही है कि चैत्य की शिक्षा होनी चाहिए। वो तो जीवन को और कोई दूसरे रंग में, मतलब कोई आपके लिए 1 बरस भी नहीं छोड़ती व्यवस्था, क्योंकि वो आपको गृहस्थ वानप्रस्थ इसमें बांटती नहीं। वो तो कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन क्या, वो तो दिव्य जीवन बना रही है सारे को। वो तो सारे की दिव्यता की बात कर रही है, तो हम शुरू तो करें। वो करें बिल्कुल।